कौन थे वो जवान जिन्हें 2019 के पुलवामा हमले में निशाना बनाया गया? किस आतंकवादी को मारे जाने का बदला था ये हमला? और कैसे सुरक्षा बलों ने इस त्रासदी को अंजाम देने वाले आतंकियों को बारीक कड़ियां जोड़कर पहचाना? नमस्कार, मैं हूं अमृतांश अरोरा और आप देख रहे हैं द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर। 14 फरवरी 2019 भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन एक गाड़ी जिसमें 200 किलो विस्फोटक थे, श्रीनगर से करीब आधा घंटा दूर एक सीआरपीएफ बस में जा टकराई। इस भयानक हमले में देश ने 40 जवानों को खोया। पर इस हमले को अंजाम कैसे और किसने दिया, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक राहुल पंडिता, जिनकी 2021 की किताब द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर उस जांच की कहानी है जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंचाया। आप अब इस किताब का हिंदी प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किताब में पढ़ सकते हैं। राहुल, आपका द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर में स्वागत है। इससे पहले कि हम किताब के पन्नों पे आपकी रिसर्च जो आपने उतारी है उसके बारे में बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी नज़र में सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले का पर्दाफाश कैसे किया, ये आम भारतीयों के लिए जानना क्यों जरूरी है? देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को लेकर भारत का जो इतिहास है वो थोड़ा बोल रहा है। हम अंदर अपनी जांच पूरी तो करते हैं, लेकिन जो एक एविडेंस गैदरिंग, जो एक प्रोफेशनल एविडेंस गैदरिंग होता है, जो किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी इंटरनेशनल फोरम में स्क्रूटनाइज होने के काबिल रहता है, उसकी थोड़ा सा हमारे देश में कमी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ 2008 मुंबई हमलों के बाद। तो इसीलिए जब पुलवामा हमला हुआ, तो इसकी कमान जो है, जांच की कमान जो है, एनआईए की टीम को सौंप दी गई। और जैसा कि इस किताब में उसका पूरा विवरण है कि कैसे एनआईए के अफसरों ने जेएनके पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। और इसकी कड़ी जो है, इसके सबूतों की जो कड़ी है, वो पाकिस्तान के दरवाजे तक ले आए। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कि किसी के मन में किसी भी तरह का संदेह न रहे कि इस घटना के पीछे, इस आतंकवादी हमले के पीछे किन लोगों का हाथ था, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड थे। और कई बार हमने देखा कि आतंकवादी हमलों में कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट ऑफ लॉ में, हिंदुस्तानी कोर्ट ऑफ लॉ में भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती कई बार सुरक्षा एजेंसियां, तो इसलिए कई बार वो केस कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे कि जो एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है वो काफी पुख्ता है। और जो भी इस आतंकवादी वारदात के पीछे लोग थे, जो आतंकवादी हैं, उनको इसमें जरूर सजा मिलेगी। आपने एक पिछले इंटरव्यू में भी इस बारे में बात करी थी जब आपकी बुक द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पब्लिश हुई थी, कि आपका मानना था कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो डॉसियर प्रेजेंट करते हैं वो इनिशियली थोड़ा उतना वाटर टाइट नहीं था। जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि आपने किताब में लिखा है कि आतंकवादी संगठन ज्यादातर उग्रवादियों को पाकिस्तान के गरीब घरों से या फिर कश्मीर के गरीब घरों से दबोचते हैं। इस सिस्टम जिसमें अन्य मदरसे व ट्रेनिंग कैंपसेस शामिल होते हैं, उनके रोल्स के बारे में आप दर्शकों को थोड़ा और बताना चाहेंगे?
देखिए, पाकिस्तान में जो जहाद फैक्ट्री है, उसकी रूपरेखा जो है बहुत साफ है। हजारों लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं, उन्हें वहाँ के मदरसों में तरबियत दी जाती है। और उस तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट खड़ा करना भी रहता है। उस सेंटिमेंट को खड़ा करने के लिए वो कई तरह के प्रोपेगेंडा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने कश्मीर के संदर्भ में कई बार ऐसा देखा है। आपने देखा होगा कि बहुत बार, आजकल तो नहीं बट इससे पहले भी बहुत बार फिलाइन हमले हुआ करते थे, जिसमें पाकिस्तान का कोई नागरिक किसी भी आतंकवादी संगठन का, जैश का या लश्कर का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आता है। उसके बाद उसको जो कोई सिंपथाइजर होता है कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर में, वो उसको मेन श्रीनगर में कहीं छोड़ देता था। और उसके बाद किसी होटल या किसी सरकारी इमारत में घुसकर हमला करते थे, और वो 20 घंटे 24 घंटे वहां टिकते थे, कई लोगों की हत्या करते थे, सुरक्षा कर्मियों के साथ एनकाउंटर करते थे, और अंततः वो मारे जाते थे। लेकिन कई बार उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि, और ऐसा बार बार हुआ है, कि कश्मीर को लेकर उनके, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा रहते नहीं है और उनको उस तरह का रिसर्च का एक्सेस नहीं होता, तो उनके दिल में, जहन में ये बात बिठा दी जाती है कि कश्मीर में जो मुस्लिम मेजोरिटी है, उसके खिलाफ काफी जुल्म हो रहे हैं, और तरह तरह की भ्रांतियां उनके दिमाग में भरी जाती मसलन कि वहां पर जो मुसलमान हैं, वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, उस तरह के हक भी उनके पास नहीं है। लेकिन जब वो लोग कश्मीर आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पूरी आज़ादी है, और लोग आ जा रहे हैं, और हर गली कूचे में नमाज अदा की जा रही है, मस्जिदों की कोई कमी नहीं है कश्मीर घाटी में। तो उसके बाद एक कंफ्यूजन उनके दिल में पैदा हो जाता है। लेकिन तब तक उनके लिए देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनके पास एक ब्रीफ होता है। तो उस ब्रीफ के अंतर्गत वो अपना फिदाइन हमला पूरा करते हैं, और उसके बाद मारे जाते हैं। तो इसी तरह का जो सेंटिमेंट है वहाँ मदरसों में बार बार पेश किया जाता है। और इसमें से, जैसे इस पुलवामा घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था, वो उमर फारूक है। जी। अम, वो जो जैश का फाउंडर जो है, मसूद अजहर, उसका भांजा है, नेफ्यू है। अम, वो एक हाईली ट्रेन्ड आतंकवादी था, जो अलकायदा और तालिबान की बेस्ट फैसिलिटीज में अफगानिस्तान में उसकी ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी होता है कि वो किसी भी तरह जो है, उनकी जो आर्म्स ट्रेनिंग है, उसके अलावा ऐसी भी ट्रेनिंग उनके पास होती है कि जब वो किसी नौजवान से बात करे कश्मीर में, तो उसको पूरी तरह से वो प्रभावित करे। और उसी प्रभाव के चलते जो है, उमर फारूक ने आदिल अहमद डार, जो इस घटना का मुख्य कड़ी है इसकी, हम्म। ये सुइसाइड हमला, आत्मघाती हमला करता है, तो उसको भी पूरी तरह से तैयार किया। तो इस तरह की ट्रेनिंग रहती है। और कश्मीर में चूंकि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट ऑलरेडी है, और उसका भरपूर फायदा उठाया जाता है। और अम, जो आतंकवादी है, वो आतंकवादी कैसे बनता है, उसकी भी एक कड़ी होती है। कि पहले आप एक जिसे सुरक्षा कर्मी ओजीडब्ल्यू कहते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर होते हैं, क्योंकि आपकी जी। थोड़ी सी पति है। आप देखते हैं कि आसपास अपने गली मोहल्ले में सारे लोग मिलिटेंसी का जो है गुणगान कर रहे हैं। उनके लिए वो किसी हीरो से कम नहीं है। और वो धीरे धीरे उनकी मदद करना शुरू करते हैं। पहले स्टोन पेल्टर होते हैं, फिर उनकी मदद करना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो पुलिस रडार में आते हैं। आजकल जो बड़ा चैलेंज जो है, पिछले 1-2 साल में जो कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों के पास बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है हाइब्रिड मिलिटेंसी का। हाइब्रिड मिलिटेंसी वो है कि वो ऐसे लोग हैं जो जिनका पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि वो स्टोन पेल्टर हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं। अमूमन ऐसा होता है कि रिकॉर्ड रहता है सुरक्षा एजेंसियों के पास। लेकिन हाल में जो ये चैलेंज है कि ऐसे लड़के भी मिलिटेंसी में वहां शामिल हो गए, इंसर्जेंसी में वहां शामिल हो गए, जिनका कोई पास रिकॉर्ड नहीं। और चूंकि एक्सेस है आर्म्स को, एक पिस्टल लेकर या एक राइफल लेकर वो एक ब्रीफ के तहत
किसी माइनॉरिटी के आदमी को या किसी मजदूर को, किसी नॉन कश्मीरी लेबरर को मारना बहुत आसान रहता है। वो आसानी से उस कत्ल को, उस वारदात को अंजाम करते हैं। उसके बाद भीड़ में वो खो जाते हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा कर्मियों के लिए कि उसको फाइनली ट्रैक करें। आपके इस जवाब में ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हैं जिसमें आप जिनके बारे में आपने किताब में भी एक्सपैंड किया है। जैसे कि आपने बताया है कि उमर फारूक, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान के एक कैंप में हुई थी, जिस कैंप में 9/11 हाईजैकर्स की भी ट्रेनिंग हुई थी। जी। इनफैक्ट तो ये आपकी किताब में ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो इस घटना के पीछे और इसके बिल्डअप के बारे में दर्शकों को और रीडर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में ही है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, जैसे कि आपने बताया, ओवरग्राउंड वर्कर्स या हाइब्रिड वर्कर्स जो सिक्योरिटी पर्सनल आज कल जैसे उनको रिफर करते हैं, उनके पास इन आतंकवादी तत्वों की मदद करने की क्या वजहें होती हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो कश्मीर में है। एक एंटी नई दिल्ली का सेंटिमेंट, एक एंटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का सेंटिमेंट रहता है। और उस सेंटिमेंट को भुनाना उमर फारूक जैसे मास्टरमाइंड के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि एक जमीन, एक फसल उसकी ऑलरेडी तैयार है। और कई लोग जो हैं, कई नौजवान जो हैं, वो ऑलरेडी छोटे मोटे इंसिडेंट्स में लिप्त रहते हैं। तो कई बार हमने देखा कि पेयर प्रेशर में आके, चूंकि आपके कजिन्स या आपके स्कूल के जो बाकी सहपाठी हैं या जो कॉलेज के सहपाठी हैं, वो ऑलरेडी स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं कहीं। और एक रोमांटिसिज्म भी इसमें अटैच होता है कि आप इतने बड़े स्टेट के खिलाफ, इतने बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। तो नौजवानों के लिए ये एक रोमांच भी कभी उस तरह की स्थिति आती है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ। ये कुछ साल पहले सोपोर, जो नॉर्थ कश्मीर में एक मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया है, एक जमाने में बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन कई वर्षों से वहाँ स्थिति काफी कंट्रोल में है। तो वहां पर पाया गया कि एक लड़कियों का कॉलेज है, एक लड़कों का कॉलेज है, और दोनों की छुट्टी साथ में होती है। और जो लड़के जो कॉलेज से हैं वो निकलते हैं, और उसके बाद अपने कॉलेज के बाहर जो सड़क है, वहाँ कोई भी सीआरपीएफ का जवान है या पुलिस का जवान है या आर्मी के जवान है, उन पर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। तो वहाँ कोई बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर था जिसकी ये कहानी समझ में आई कि दरअसल ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि लड़कियों का कॉलेज भी उसी टाइम छूटता है, और ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने इन दो कॉलेज की टाइमिंग, जो छुट्टी की टाइमिंग है, उनको बदल दिया। और अगले दिन से उन्होंने पाया कि ये जो स्टोन पेल्टिंग है, वो अचानक बंद हो गई, क्योंकि लड़कियां उस वक्त बाहर निकली नहीं, और उनके लिए इम्प्रेस करना के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन हाँ, ये भी है कि हमको ऐसे हल्के में भी ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये भी है कि कई लोग इसमें एक आइडियोलॉजी के तहत भी, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। अ, चाहे वो घर में इस तरह की चीजें पढ़ते हों या देखते हों, या कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूलों में भी इस तरह की जो टीचर हैं वो ऐसी शिक्षा देते हैं, या मदरसों में ऐसी शिक्षा देते हैं। जैसे आदिल अहमद डार था, वो ऑलरेडी एक एक्सट्रीमिस्ट था, एक स्टोन पेल्टर था, और शोपियां के एक मदरसे में जाता था। और इसमें कई जो बाकी लोग भी जो इस वारदात में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, वो भी उसी मदरसे का हिस्सा। और उसके बाद छह वहाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, छह टीचर्स को वहाँ पीएसए के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। और क्योंकि जमात इस्लामी जैसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी काफी रोल रहता है। तो ऐसे लोग जो है स्टोन पेल्टिंग में शुरू हो जाते हैं। और स्टोन पेल्टिंग में चूंकि वो कैमरा की जद में आते हैं, पहचान में आते हैं, तो कई बार उनको जेल हो जाती है।
तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अम, जेल में भी वो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जेल में ऑलरेडी ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, ऐसे मास्टरमाइंड रहते हैं, जो ऐसे लोगों को जैसे ऐसे लोगों को और गुमराह करते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जो किताब में भी जिसका वर्णन है, नूर त्राली। जी नूर त्राली भी जेल में था, तो नूर त्राली जैसे मास्टरमाइंड जो है, नूर त्राली गाजी बाबा जिसने पार्लियामेंट के हमले को अंजाम दिया, पूरा मास्टरमाइंड था जी उसका क्लोज कॉन्फिडेंट था। और वो भी कई साल वहां की सेंट्रल जेल में रहा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस तरह का आदमी कैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश कर सकता है, और उसने किया भी। तो इस तरह भी कई बार जो स्टोन पेल्टर्स होते हैं वो जेल में चले जाते हैं, और उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट स्टेप यही बचता है कि वो ओवरग्राउंड वर्कर बने। और एज ओवरग्राउंड वर्कर एक बार जब वो पुलिस की नजर में आ जाते हैं, तो उसके बाद वो ऑफिशियली मिलिटेंट बनते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि उसकी आजकल बकायदा जो है व्हाट्सएप पे एक रिलीज होता है कि एक उसकी फोटो लगा दी जाती है, उसके हाथ में एक राइफल थमा दी जाती है, एक हैंड ग्रेनेड वो पकड़ के, और पीछे कोई कभी आईसिस का झंडा या कोई जो इस्लाम कोई इस्लामी स्लोगन, उसके पीछे झंडा लगा रहता है। जी उसके बाद वो ऑफिशियली मिलिटेंट। लेकिन उस वक्त शायद उस नौजवान को ये मालूम नहीं होता है कि मिलिटेंट की लाइफ जो है कश्मीर में, वो काफी शॉर्ट लिव है। और इसमें एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी होगी, और उसके साथ मैं अपना ये रिस्पॉन्स खत्म करता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, उमर फारूक जैसे मास्टरमाइंड, जी ये हाईली ट्रेन्ड होते हैं। और कई बार सुरक्षा बलों के लिए इनको पकड़ना, और जब ये एनकाउंटर में इनके साथ शुरू होता है, तो कई बार इनको मारना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाईली ट्रेन्ड होते हैं। एज कंपेयर टू दैट, जो कश्मीरी मिलिटेंट होता है उसके पास बहुत कम ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि पूरी जी ट्रेनिंग उसकी। और एनकाउंटर में जब वो फंसता है, किसी बिल्डिंग में फंसता है, चूंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, देर सवेर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद वो कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में जो है मारे अ, इस जवाब में आपने ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जिनके बारे में मुझे भी बहुत सी नई बातें पता लगी आपकी किताब पढ़ने के बाद। उसमें से जैसे कि आपने पहले भी कहा हुआ है कि आपके हिसाब से जो नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं वो ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक जो जिन्हें जो मदरसा एजुकेटेड होते हैं, जिन्हें रेडिकलाइज करा जाता है, जिसे जो हम कहेंगे कि अनसस्पेक्टिंग हैं। और फिर दूसरे जैसे उमर फारूक, जो कि हाईली ट्रेंड होते हैं और जिनको ये सिखाया जाता है कि वो कैसे नौजवान लोगों को मैनिपुलेट करें। जैसे कि आपने भी अपने किताब में बताया है कि पुलवामा हमले के पहले और उस समय में जब आदिल अहमद डार ने उमर फारूक को बताया कि मैं मानव बम बनने के लिए तैयार हूं, उस समय से लेके और पुलवामा हमले तक उमर फारूक ने आदिल अहमद डार को बाकी के लोगों से अलग रखा, ताकि उनकी उनसे बात करके वो अपना फैसला बदले ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने मेंशन करा है। और आपने अभी बात करी, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप दर्शकों को ब्रीफ में, आपने अपनी किताब में बहुत ही डिटेल में बताया है। और मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू भी देखा जिसमें आपने कहा था कि आपको लगा था कि गाजी बाबा के बारे में लिखे बिना ये किताब कुछ अधूरी सी होगी। अ, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप दर्शकों को दो कैरेक्टर्स के बारे में जो आपकी किताब में है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो गाजी बाबा और एक नूर तराली। देखिए, जब मैं इस किताब का रिसर्च कर रहा था, और चूंकि मैं कश्मीर पे लगातार रिपोर्टिंग करता रहता हूँ और इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से उस पर नजर रखता हूँ, तो मुझे ये मालूम था कि अगर मैं पुलवामा के बारे में बात करता हूँ, पुलवामा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे जैश के बारे में बात करनी पड़ेगी।
जैश के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी तो मसूद अजहर के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो जैश का फाउंडर है, जी जिसे 1999 में भारत सरकार को छोड़ना पड़ा। IC-814 जो प्लेन है, उसके अपहरण वाले जो यात्री हैं उनके बदले उसको छोड़ना पड़ा। वहां से कांधार में वो छूटता है और उसके बाद तुरंत बाद जो है वो जैश ए मोहम्मद का सन 2000 में गठन करता है। अ, गाजी बाबा जो है उसी दौरान जो है वो उसी के आसपास जो है, उससे पहले वो कश्मीर आता है। ये भी एक हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट कमांडर है, जिसको दरअसल कश्मीर इसलिए भेजा जाता है क्योंकि मसूद अजहर उस वक्त भारत सरकार की गिरफ्त में है, सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है, और उसको छुड़वाने के कई सारे प्रयास जो है ISI और जो बाकी आतंकवादी तंजीमें हैं वो करते हैं। तो उसी की एक श्रृंखला, एक कड़ी में गाजी बाबा को कश्मीर भेजा जाता है। कश्मीर में अपना वो एक बेस बनाता है। जब जैश ए मोहम्मद का गठन होता है तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गाजी बाबा जैश ए मोहम्मद का पहला मेंबर बना, जी आतंकवादी तंजीम का। और उसके बाद त्राल में, जो आजकल बहुत खबरों में है, कई 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 वर्षों से खबरों में है, वहीं पर जो है पार्लियामेंट अटैक की पूरी संरचना, पूरा जो उसका षड्यंत्र है, वो त्राल के जंगलों में रचा जाता है, जहां गाजी बाबा शिफ्ट हो गया है। और उसी दौरान गाजी बाबा जो है नूर त्राली के संपर्क में आता है। नूर त्राली एक बड़ा ही अनसस्पेक्टिंग आदमी है। वो बौना है, उसकी हाइट काफी कम है, और एक फिजिकल डिसेबिलिटी है भी है उसको, उसके टांग में कोई डिफॉर्मिटी है जिसके कारण वो लंगड़ा के चलता है। तो जैसे ऐसे आदमी को जब सुरक्षा कर्मी सड़क पर देखते हैं तो बड़ा अनसस्पेक्टिंग रहता है, क्योंकि एक मिलिटेंट की एक छवि रहती है जी कि वो लंबा चौड़ा होगा और फिट होगा, और एक एक तरह का उसका एक स्टीरियोटाइप होता है। नूर त्राली उस स्टीरियोटाइप में नहीं बैठता है, और इसीलिए वो उसका बहुत भरपूर फायदा उठाता है। क्योंकि वो एक ऐसा कोई मिलिटेंट कमांडर नहीं है, मसूद अजहर भी कोई मिलिटेंट कमांडर नहीं है। जी वो जब उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती तो उस ट्रेनिंग में फेल हो जाता है, क्योंकि वो इतना मोटा और थुलथुला है कि उसकी वो ट्रेनिंग पूरी नहीं, फेल हो जाता है। जी लेकिन उसके जो टीचर हैं वो ये देखते हैं कि इस आदमी में एक बहुत ही एक बड़ी क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि जब वो अपना मुंह खोलता है, जब वो स्पीच देता है, तो लोग जो है मेस्मराइज हो जाते हैं। और ऐसा आदमी जो है एक मिलिटेंट कमांडर से, एक फाइटर से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि एक फाइटर लड़ सकता है और मारा जाएगा, लेकिन मसूद अजहर जैसा आदमी इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो ऐसे हजारों फाइटर्स को तैयार कर सकता है, उनको ब्रेन वॉश कर सकता है। तो इसी तरह का आदमी जो है नूर तराली भी बन जाता है। और चूंकि सब चीजें मिली हैं, और उसको पीर साहब कहना शुरू करते हैं। ये भी एक कश्मीर में प्रथा है कि कोई बड़ा मिलिटेंट कमांडर है, फिर उसके साथ एक मिथ्स जोड़ दी जाती हैं कि अल्लाह उसके साथ है, और उसके पास ये एक रूहानी ताकतें ऐसी हैं जिससे वो भारतीय फौज को उसका मुकाबला करता है, इत्यादि इत्यादि। तो नूर ताली भी इस कड़ी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। तो गाजी बाबा, उसकी पूरी कहानी है कि वो कैसे एक बड़े ही एक कोइंसिडेंस होता है, एक बड़ी मतलब उसके पीछे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां काफी महीनों से पड़ी हैं। लेकिन गाजी बाबा एक इल्यूसिव कमांडर है, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक संयोग होता है, उस संयोग में आकर वो जो है गाजी बाबा की जो जो हाइड आउट है वो पता चलता है, और उसके बाद गाजी बाबा की मौत हो जाती है 2003 में। जी BSF के बड़े ब्रेव ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है। जी अम, लेकिन गाजी बाबा के बारे में बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं जैश आज जो है 2019 में हो चाहे जो आज हो, अगर वो कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2000 के आसपास जो है गाजी बाबा ने स्टैब्लिश किया है। न कि सिर्फ श्रीनगर शहर में, पूरी कश्मीर घाटी में। और उसका फायदा जो है, उसका लाभ जो है, आज भी करीब 20 साल के बाद भी जो है जैश एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका फायदा उठा।
तो इसीलिए गाजी बाबा की बात किए बिना, नूर तराली की बात किए बिना पुलवामा की कहानी जो है पूरी नहीं होती। आपकी किताब में एक और बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट चीज मेंशन करी है जो इन दोनों कैरेक्टर्स से रिलेटेड है, कि कैसे नूर तराली ने जो टेररिस्ट नेटवर्क था वो कश्मीर के रूरल एरियाज से लेके अर्बन एरियाज तक एक्सपैंड किया। जैसे कि आपने भी बताया है कि गाजी बाबा जब एनकाउंटर में मारा गया, तो वो जिस सेफ हाउस में था वो नूर तराली ने ही उसके लिए सेटअप किया था। और आपने इनफैक्ट ये भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और आई एम श्योर कि मेरी तरह ऐसे बहुत सारे रीडर्स होंगे या व्यूअर्स होंगे जिनको ये जान के बहुत कुछ समझ में आएगा कि कश्मीर के कुछ पॉकेट्स जैसे त्राल इतने मिलिटेंसी इन्फेस्टेड क्यों हैं और कैसे हैं। क्योंकि आपने सुरक्षा बलों के बारे में बात करी, आपने अपनी किताब में भी बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे भारतीय सुरक्षा दलों ने बहुत ही बहादुरी से मिलिटेंसी को ना सिर्फ पुलवामा हमले के बाद, पर कि पुलवामा हमले से पहले भी टैकल किया, उसे कंट्रोल किया। तो आपके जिन भी सुरक्षा बल के अफसरों से बात हुई, जिनको आपने किताब में भी कोट किया है, जिनके बारे में आपने बात करी है, उनके हिसाब से पुलवामा केस को क्रैक करने में उन्हें सबसे बड़ी परेशानी कौन सी हुई थी? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये हुई क्योंकि जैश जो है एक दूसरे आतंकवादी संगठनों से मुख्तलिफ काम करता है, अलग काम करता है। वो अलग काम इसलिए करता है क्योंकि जैश की स्लीपर सेल्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैश के जो लड़के हैं अमूमन लश्कर या दूसरे आतंकवादी संगठनों की तरह नहीं होते। उनके स्लीपर सेल्स काफी टाइट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अम, अगर ए को बी के बारे में पता हो तो और बी को सी के बारे में पता हो, लेकिन ए को सी के बारे में कुछ पता नहीं हो, तो इस तरह की स्लीपर सेल्स एस्टेब्लिश करने में उनको महारत हासिल है। और वो धीरे 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 अंदर ही अंदर अपना काम करते हैं सिंपथाइजर्स के थ्रू, और एक बहुत ही टाइट नेटवर्क वो रन करते हैं। इसलिए जब आपने देखा कि जब ये आत्मघाती हमला होता है और काफी मेहनत मशक्कत के बाद जो है उस कार का नंबर जो है वो पता चलता है, उसके बाद कार डीलर के पास जाया जाता है, उसके बाद देखते हैं कि उसका ओनर कौन था। वो ओनर से धीरे धीरे आपको पता चलता है कि 6 बार वो गाड़ी हाथ बदल चुकी है। जी। अल्टीमेटली उस आदमी तक पहुंचते हैं जो उसका लास्ट, ओनर था। जो जो ओनर था, जो लास्ट बायर था। जी। लेकिन वहां पर जाकर कहानी खत्म हो जाती है। और चूंकि उस वक्त सुरक्षा एजेंसियां काफी प्रेशर में हैं, तो बार बार बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां बार बार, कोई भी इसमें कोई कोई जो दूसरे छोटे प्लेयर्स हैं वो किसी मिलिटेंट एनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। एक मार्च में मुदस्सर नाम का एक लड़का मर जाता है, जी। तो आई थिंक आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि इस घटना का मास्टरमाइंड मारा गया है। लेकिन हाइंडसाइड में हमने देखा, क्योंकि उसके बाद एनआईए ने ऑडियो कई सारे बरामद किए, तो जी। हमने पाया कि उस वक्त जो मास्टरमाइंड है उमर जिंदा है, और वो पुलवामा में अपने अंकल रऊफ असगर जो है ऑपरेशन हेड जो है जैसे उससे बात कर रहा है। और वो लोग सुरक्षा एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे हैं कि मुदस्सिर को इन्होंने मास्टरमाइंड समझ लिया और इनको मालूम ही नहीं है कि मास्टरमाइंड कौन है। तो वहां पर जाके ये चीज जो है डेड एंड आ जाता है। उसके बाद कोई भी रोशनी की किरण नजर नहीं आती सुरक्षा एजेंसियों को कि इस केस को क्रैक कैसे किया जाए। तो अ, इसमें जो एनआईए के जो मेन कैरेक्टर हैं इस किताब में, राकेश बलबल, जी। अ, जो इस केस को बेसिकली क्रैक करते हैं, जो एनआईए की जब जांच सौंपी जाती है तो वो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ये उनकी दूरदर्शिता से एक विजडम, वो एक इन्वेस्टिगेशन में जो पूरी अपनी तकनीक यूज करते हैं, क्योंकि उनको नॉर्थ ईस्ट में भी काफी अनुभव है। और इसीलिए उनको कश्मीर में एनआईए का हेड बना दिया जाता है, क्योंकि उनको नॉर्थ ईस्ट में काफी अच्छा काम उन्होंने किया है। तो उसके बाद वो एक जो मोबाइल जो बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस ने इग्नोर किया है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना
एक्सटेंड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड करेंगे, वो भी अंधेरे में हाथ मार रहे हैं, लेकिन वो कम से कम हाथ मार रहे हैं। और उसी उसी कड़ी में आपने देखा होगा, जब वो अपना एक्सटेंड करते हैं तो पहली बार चाबी मिलती है, जी एक अंगूठा मिलता है जो आदिल अहमद डार का निकलता है। तो ये भी उनका जो विजडम उन्होंने यूज किया इन्वेस्टिगेशन में, उसका हिस्सा, उसी का नतीजा है। उसी विजडम में वो जब उस जो वो एक फोन जो एक पुलिस के मालखाने में पड़ा हुआ है, जी लावारिस पड़ा हुआ, और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अल्टीमेटली कुछ महीनों के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो ऐसे इधर उधर हाथ पांव मारना शुरू करते हैं। उसी श्रृंखला में जो है ये फोन उनके पास आता है। और एक बार जब ये फोन उनके पास आता है, तो ये सारी जो घटना है, इसकी 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 पूरी जो कड़ियां हैं, एक के बाद पड़ते जो हैं, वो जी। खुलती जा रही हैं। और उसके बाद ये केस क्रैक हो जाता है। इसके बारे में मैंने इस किताब में तफसील से लिखा है, और मैं आशा करता हूँ कि लोग इसे पढ़ेंगे और उन्हें पूरी जानकारी मिल पाएगी इस बात की। इनफैक्ट आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी मेंशन करा है किताब में कि जब बलवान जी एक सीनियर जेएनके पुलिस ऑफिसर के रिटायरमेंट पार्टी में जाते हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ये जो दो आतंकी मारे गए हैं इनका फोन आपकी कस्टडी में है, तो आप इसे सीआरटी को भेजें ताकि वो उन्हें एनालाइज कर पाएं। और उसी फोन वो फोन इस इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही अहम पहलू बन जाता है। जी। मेरे आपसे बस दो या तीन क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो आपके तजुर्बे में भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तीन सबसे अहम इवेंट्स कौन से हैं? आई थिंक अभी हाल फिलहाल में कहें तो सबसे बड़ा इवेंट तो पुलवामा इवेंट। देखिए, ये 30 साल से भारतीय सेना जो है, भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है, कश्मीर में लड़ रही है। ये 30 साल की इंसर्जेंसी में, 33 साल की इंसर्जेंसी में पहला ऐसा मौका है जब इतने सारे लोग, जवान जो हैं, एक ही हमले में मारे गए। और इससे एक ऑल इंडिया एक कंसेंसस पैदा हो जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लोगों को लड़ना होगा। एक सहानुभूति, एक गम और गुस्से की लहर जो है पूरे भारत में फैलती है। आपने उस वक्त देखा होगा, आपको याद होगा कि कई सारे शहरों में, हर गली में, हर गांव में इम्प्रॉम्प्टू जो है लोग बाहर निकले। वो जी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं थे। वो कोई बीजेपी या कांग्रेस के नेता उनके पास नहीं आए और उनको 50 रुपए या 100 रुपए देकर कहा कि आप बाहर आए, या आप पार्टी वर्कर हैं तो आप बाहर आए भारत का झंडा लेकर। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, और यहाँ पर लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में आए। लेकिन हमने देखा है कि उस वक्त पाया कि यहाँ पर भी लोग जो हैं, यहाँ की जो मेन आर्टिरियल रोड है, गोल्फ कोर्स रोड, उस पर निकले और भारत के झंडे के साथ निकले, इत्यादि इत्यादि। समस्तीपुर में लोग निकले, और मैंने इस किताब में उस घटना का मेंशन भी किया है कि कई बार वो अपनी भावनाओं पर काबू भी नहीं रख पाए। तो जी एक ऑल इंडिया कंसेंसस जो है ये बना कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। और उसी दौरान जो है, उसी शाम को आप कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो दो बड़े अहम फैसले ले। एक फैसला ये है कि बालाकोट पर हमला करना है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो 5 अगस्त को होता है कुछ महीनों के बाद, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो होता है, उसकी रूपरेखा, उसका मन भी जो है कहीं ना कहीं वो उसी उसी घटना के बाद बनता है। तो ये, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्रॉसिंग द रूबिकॉन। जी तो ये घटना जो है क्रॉसिंग द रूबिकॉन है उस दृष्टि से, क्योंकि एक स्टैंडर्ड, एक यार्डस्टिक रेस्पॉन्स का जो है वो सेट किया। आपने देखा होगा कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन भारत एक कमजोर मुल्क के रूप में उभर कर सामने है, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स ही कुछ नहीं रहा। इतनी बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल पे हमला किया, और इतनी जगहों पर इतना बड़ा हमला किया। कोई भी सॉवरेन स्टेट जो है ऐसे हमले का रेस्पॉन्स जरूर करता, लेकिन हमने दुर्भाग्यवश वो नहीं किया। पुलवामा के बाद जो बालाकोट हमला हुआ, अब हम उसमें नहीं आएंगे कि कितना नुकसान हुआ, क्या, उस बारे में मैंने बात की है जी। इस किताब में कि बालाकोट हमले की परियोजना कैसे बनाई जाती है, कैसे योजना बनाई आपने जाती इनफैक्ट मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर आपने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज किताब में मेंशन करी है जो
आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगी कि बालाकोट में जिस आतंकवादी कैंप पे अटैक हुआ था, उसका भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था फॉर टेरर आउटफिट्स। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक यार्डस्टिक बन गया, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी सरकार आएगी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कोई भी नई दिल्ली में जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई घटना और होती है, तो रेस्पॉन्स में ये कम से कम ये आपका एक पैटर्न सेट हो गया कि कम से कम इतना रेस्पॉन्स तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपकी स्थिति पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होगी तो उसका कंपैरिजन हमेशा बालाकोट के साथ, उसका कंपैरिजन इस सरकार के साथ होगा कि इस सरकार में इतना करेज था एक तरह से कि वो उन्होंने जो लड़ाई जो है वो उसको बालाकोट तक ले आए। तो ये मेरे ख्याल से पिछले 30 साल में आतंकवाद के खिलाफ जो है, क्योंकि हमारे पड़ोसी बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम करते हैं हमारे सॉइल पे, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई लड़ाई जो है उसको मैं मानता हूँ। मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल है, जो थोड़े रीसेंट इवेंट से रिलेटेड है। आपने भी पढ़ा होगा कि अभी अ, कुछ दिनों पहले ही राजौरी में एक हमला हुआ, जिस हमले के बाद जेएनके पुलिस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये डिसाइड किया कि वो जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस काउंसिल्स को फिर से रेज करना चाहेंगे। जी। आप क्योंकि मैंने पढ़ा भी है आपके बारे में कि आपने अपने फॉर्मेटिव इयर्स, आई थिंक आप 14 साल के थे जब तक आप कश्मीर में ही रहते थे, और जी। आप के बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त भी अभी भी वहाँ रहते हैं। तो ये विलेज डिफेंस काउंसिल का जो डिसीजन है और इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, जम्मू डिवीजन में विलेज डिफेंस कमिटीज कुछ अलग तरह से काम करती हैं। विलेज डिफेंस कमिटीज का मतलब ये है कि जैसे जम्मू रीजन में कई सारे ऐसे रीजन्स हैं, विलेजेस हैं, अम, अ, अ, जो हिंदू विलेजेस हैं, माइनॉरिटी विलेजेस हैं। वहाँ माइनॉरिटी तो नहीं है, लेकिन अ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, जी। तो कई बार हमने देखा जैसे डोडा किश्तवाड़ के इलाके में, इवन राजौरी पुंछ के इलाके में कई बार आतंकवादी जो है वो ऐसी ऐसी विलेजेस को निशाना बनाते थे, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है वहां निशाना बनाते थे। तो उसी के बाद चूंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर काफी एक्स सर्विसमैन भी रहते हैं, पुराने फौजी जो हैं वो रिटायर्ड फौजी वो रहते हैं, तो उन्हीं के साथ ये वीडीसीज का जो एक प्रोसेस उस वक्त शुरू किया गया, क्योंकि कई सारे विलेजेस यहाँ पर बहुत रिमोट हैं, वहां पहुंचने में दो दो तीन तीन दिन जो है पैदल लग जाते, कम से कम उस जमाने में लगते थे। तो सरकार को लगा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम होगा कि कम से कम इस तरह की वीडीसीज का गठन किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है, वो लोग वो एक्स सर्विसमैन ट्रेंड हैं, तो वो और भी जो नौजवान हैं उनको वहां ट्रेन कर सकते हैं। वो कम से कम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो तैयार हो सकता है कि कम से कम अगर मिलिटेंट्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं गांव में, तो उनकी एंट्री को किसी तरह स्टॉल किया जाए। जी। और ये 90s में ही शुरू हो गया था और हमने देखा कि ये काफी सक्सेसफुल रहा वहां पर। लेकिन कई सारे दूसरे थिएटर्स में, जो कि मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी काम करता हूँ, तो कई बार जो है ये दो धारी तलवार भी हो जाता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट टर्म मेजर जरूर हो सकता है, पर ये जी। एक लॉन्ग टर्म मेजर हरगिज नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अपने अनुभव में पाया है, और जो सिक्योरिटी ग्रिड में जो समझदार लोग हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अल्टीमेटली सिविलियंस को इस तरह आर्म करना ये कहीं ना कई बार खतरनाक रूप ले लेता है। जैसे बस्तर में सलवा जुडुम के रूप में उसको देखा गया, उसकी काफी नेगेटिव भूमिका रही वहाँ। कश्मीर में भी कई स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और एक जो इखवान उस वक्त बना था, उसकी भूमिका भी काफी संदिग्ध रही। उन्होंने मदद भी बहुत की सुरक्षा कर्मियों की, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये था कि उन्होंने काफी सारी एट्रोसिटीज को भी अंजाम दिया। तो एक शॉर्ट टर्म मेजर ये हो सकता है। जम्मू रीजन में मोटा मोटा इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली।
चूंकि एक्स सर्विस मैन है, उनके पास ऑलरेडी एक डिसिप्लिन रहता है, तो उन्होंने उसका गलत फायदा नहीं उठाया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में ही इसको देखा जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म मेजर के रूप में नहीं। आपकी किताब में ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, पर हमारे पास उतना समय नहीं होगा। जी जी। पर मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि कैसे दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी सरगनाओं में से एक कश्मीर घाटी में एक ऑटो रिक्शा रोकते हुए पकड़ा गया। कैसे एक जैश कमांडर की बिरयानी की पसंद ने उसे सुरक्षा बलों के घेरे में ला गिराया। कौन था वो आतंकवादी जो अपने आप को पागल दिखाने के लिए अपनी रबड़ की चप्पल चबाने लगा, और किस तरह पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के तार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान व तालिबान से भी जुड़े हुए थे। इन सभी रोमांचक घटनाओं और पहलुओं के बारे में जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं राहुल पंडिता जी की किताब बहावलपुर का शातिर प्रेमी। धन्यवाद राहुल, द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि हमें आपकी अगली किताब जल्द ही पढ़ने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया।